बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंत तक देखिएगा। यहाँ से प्रश्न आएगा, ज़रूर आएगा। 2 से 3 4 कितने ही प्रश्न आ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, हर एग्ज़ाम में आता है। तो संस्थाओं के बारे में जब हम बात करते हैं किसी देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ पर कानून के हिसाब से सब कुछ चलता है, लॉ के हिसाब से, तो 2 तरह की संस्थाएं होती हैं। एक होती है संस्था जो होती है गैर कानूनी, ठीक। दूसरी संस्था होती है कानूनी। गैर कानूनी वो संस्था जिसका कानून इजाज़त ही न देता हो, ठीक, और जो अगर कर दिया जाए तो अपराध हो जाएगा, वो गुनाह हो जाएगा। दूसरी कानूनी संस्था जिसकी इजाज़त कानून देता है। अब जिसकी इजाज़त कानून देता है, ऐसी संस्थाएं जो होती हैं दोस्तों, वो 2 तरह की होती है। एक तो हमारे सभी विधियों का जो स्रोत है, जो विधियों का बाप है, विधियों की माँ है, सब कुछ है, माई बाप है, वो है हमारा संविधान। तो संविधान में जिस भी संस्था का जिक्र होगा, वर्णन होगा, प्रावधान होगा, वो संस्था होगी संवैधानिक संस्था। ऐसी संस्था जिसका गठन संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत किया जाता है, वो संवैधानिक संस्था होती है, ठीक। संवैधानिक संस्था दोस्तों जैसे क्या हो गया, संसद हो गई, राष्ट्रपति भी संवैधानिक संस्था है, राज्यसभा, ठीक, प्रधानमंत्री का पद, इसके अलावा वित्त आयोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इन सब का प्रावधान संविधान में दिया गया है। तो ये संवैधानिक संस्थाएं हो गई, ठीक, जिनका संविधान के किसी अनुच्छेद में किसी प्रावधान से उनका गठन होता है। दूसरी कानूनी संस्था जो होती है वो गैर संवैधानिक होती है। असंवैधानिक नहीं, असंवैधानिक गलत हो जाएगा, असंवैधानिक फिर वो गुनाह की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। गैर संवैधानिक और असंवैधानिक में अंतर समझिएगा। असंवैधानिक मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज़ होगी तो अपने आप फेल हो जाएगी, अविधिक, शून्य हो जाएगी, ठीक है। कोई भी विधि का प्रभाव रखने वाली कोई भी चीज़ हो जो संविधान का उल्लंघन करती हो, संविधान सम्मत न हो, वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, वहीं शून्य हो जाएगी। लेकिन गैर संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं वो शून्य नहीं होती हैं। भले संविधान में उनका वर्णन नहीं होता, लेकिन संवैधानिक संस्था अर्थात जो हमारी संसद है या विधानसभा है, विधानमंडल है, उसके द्वारा उसका निर्माण होता है, अधिनियम के माध्यम से उसका निर्माण होता है। ये शक्ति हमको संविधान से ही प्राप्त होती है। भले संविधान में प्रावधान नहीं है, लेकिन संवैधानिक जो दायरे हैं उसी में रहते हुए इनका गठन होता है। संसद कानून का निर्माण करके, एक्ट का निर्माण करके, अधिनियम के निर्माण करके ऐसी संस्थाओं का गठन करती है। तो ऐसी संस्थाएं होती हैं दोस्तों 2 तरह की। गैर संवैधानिक संस्थाएं भी 2 तरह की होती है। गैर संवैधानिक संस्थाएं 2 तरह की होती है। एक तो जैसा कि हमने बताया, विधि द्वारा जिसका गठन हो, एक्ट द्वारा, संसद या विधान मंडल जो एक्ट बताते हैं उसके द्वारा जिसका गठन हो, तो वो हो जाएगा आपका सांविधिक संस्था। सांविधिक, विधि द्वारा जिसका गठन हुआ हो, सांविधिक, या फिर इसको विधिक भी कह सकते हैं, विधिक निकाय। दूसरा गैर सांविधिक। गैर सांविधिक, गैर सांविधिक निकाय जिनका गठन सरकार के संकल्प या कार्यकारी आदेश के द्वारा होता है, वो होंगी गैर सांविधिक जो निकाय होंगे, इसके दायरे में आएंगे। तो इस तरीके से आप जब भी संस्थाओं के संबंध में प्रश्न पूछेगा तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा अपने। अब आइए देखते हैं राष्ट्रपति की बात सबसे पहले करते, संवैधानिक संस्थाओं को देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को। तो राष्ट्रपति, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति कोई नहीं करता, इनका निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी जो विधानसभाओं वाले राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके भी निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं
वो इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि, ध्यान रखिएगा, मनोनीत वाले नहीं। पदावधि राष्ट्रपति की सामान्यतः कितनी होती है? 5 वर्ष निर्धारित है। शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये शपथ लेते हैं, ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति के समक्ष नहीं। अर्थात उपराष्ट्रपति आ जाए, सभापति आ जाए, प्रधानमंत्री, गलत। किसके समक्ष लेते हैं? सीजेआई के समक्ष। इस्तीफा ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति इस्तीफा किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। इनका जो है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। ठीक, जैसे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री हैं तो इनका चुनाव नहीं होता है, इनकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं ये। चुनाव एज अ सांसद होता है उनका, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर चुने जाते हैं वो। दूसरा, उपराष्ट्रपति नियुक्ति कौन करता है इनका? ये भी नियुक्ति नहीं इनकी होती, इनका निर्वाचन होता है। और इनके निर्वाचन में राज्यों का कोई भी, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का कोई भी योगदान नहीं होता है। इनके निर्वाचन में संसद के दोनों सदन अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं, अर्थात मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। इनकी पदावधि भी 5 वर्ष नियत है। शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं ये। इस्तीफा ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। प्रसाद पर्यंत होते हैं कि नहीं? नहीं, प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति नहीं होती है, निर्वाचित होते हैं डायरेक्ट। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष, लोकसभा सदस्यों के द्वारा, सदस्यों में से ही कोई निर्वाचित होता है इसमें, ठीक है। नियुक्तिकर्ता या चुनाव, इनका नियुक्ति होती है कि चुनाव होता है? तो इनका चुनाव होता है, लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही इनको चुना जाता है, निर्वाचन होता है इनका। शपथ नहीं, ये शपथ नहीं लेते, इनके लिए शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। प्रसाद पर्यंत बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका चुनाव हो रहा है, ठीक है। चौथा जो संवैधानिक संस्था या संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री का। बहुमत दल का जो नेता चुना जाता है उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है क्या करता है? प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, और उसकी सलाह पर ही अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करता है। पदावधि लोकसभा में बहुमत रहने तक इसकी पदावधि रहती है, जब तक बहुमत है या जब तक इस्तीफा नहीं दे देता। शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेता है प्रधानमंत्री। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बिल्कुल हाँ, और इसके बारे में अनुच्छेद 75 में वर्णन किया गया है। मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री भी आता है, वो प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं राष्ट्रपति के। न्यायपालिका में आते हैं अब, मुख्य न्यायाधीश और अन्य जिसमें आते हैं। नियुक्तिकर्ता कौन होता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। किसकी सिफारिश पर? सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिफारिश पर। पदावधि 65 वर्ष होती है सुप्रीम कोर्ट की अगर दृष्टि से देखा जाए, 62 वर्ष होती है हाई कोर्ट्स में। शपथ जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं और मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं, या राष्ट्रपति द्वारा अगर ऐसा कोई व्यक्ति अधिकृत किया गया हो। और हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं वे राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं, या फिर राज्यपाल के द्वारा कोई ऐसा अधिकृत व्यक्ति हो उसके सामने शपथ लेते हैं। क्या प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है सीजेआई या फिर अन्य जस्टिस या हाई कोर्ट के जस्टिस? बिल्कुल नहीं। इनको हटाने की एक प्रक्रिया महाभियोग की चलाई जाती है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, इसका अध्यक्ष कैग होता है, ठीक है। इस संस्था का नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है। पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो। प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। इसके हटाने की वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। भारत निर्वाचन आयोग, इसका अध्यक्ष जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है। पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु या जो पहले पूर्ण हो। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? बिल्कुल नहीं। इसको हटाने की वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय संस्था है, जिसमें अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनको हटाने की प्रक्रिया जो है कठिन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है वो प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन अन्य जो 2 सदस्य हैं निर्वाचन आयोग के
जो अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश मात्र पर राष्ट्रपति हटा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग, इसका अध्यक्ष यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है, नियुक्ति कौन करता है? इसकी राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। प्रसाद पर्यंत क्या पद धारण करता है? बिल्कुल नहीं, प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। राज्यपाल, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पदावधि 5 वर्ष की होती है, सामान्यतः 5 वर्ष की पदावधि होती है। इसके पहले भी कभी भी राष्ट्रपति हटा सकता है। शपथ, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ये लेता है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है कि नहीं? बिल्कुल हाँ, राष्ट्रपति कभी भी इनको हटा सकता है। वित्त आयोग, वित्त आयोग भी संवैधानिक संस्था है। इसका अध्यक्ष वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नियुक्तिकर्ता 5 सदस्यीय होता है ये, और एक अध्यक्ष होता है, इसमें 4 सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है, सामान्यतः 5 वर्ष की। पद व सेवा शर्तें संसद के द्वारा, ध्यान रखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वित्त आयोग के पद और सेवा की जो शर्तें होती हैं वो संसद द्वारा नियत होती हैं। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? नहीं, प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है ये। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 148 के तहत इसका गठन का प्रावधान है, ऊपर शायद हमने देखा भी। इनकी नियुक्ति जो कैग की है राष्ट्रपति करते हैं। पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते, कार्यकाल निर्धारित होता है। संसद के व्यय की लेखा परीक्षा करता है। रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में प्रस्तुत होती है इसकी। इसी तरह यह प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेश की प्राप्ति और व्यय का भी लेखा परीक्षा करता है। इस तरह से एकीकृत लेखा परीक्षा को अपनाया गया है भारत में। वह इसकी रिपोर्ट संसद या राज्य या संघ शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो, उसके विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, संवैधानिक पद है, अनुच्छेद 76 के तहत गठित होता है ये। अध्यक्ष इसका भारत का प्रधान विधिक अधिकारी ये होता है, पदाधिकारी, जिसका नाम भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। नियुक्त इसी के समकक्ष पद होता है राज्य में। क्या होता है? जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, ठीक है, वो इसी के समकक्ष पद है राज्य के संदर्भ में देखा जाए तो। ये संवैधानिक पद है, अनुच्छेद 76 के तहत गठन होता है। भारत का प्रधान विधिक अधिकारी होता है, विधिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है सरकार के। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसकी पदावधि निश्चित नहीं होती, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होता है, अर्थात प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। शपथ इसके द्वारा नहीं ली जाती है, न्यायिक पद नहीं है, ध्यान रखिएगा। विशेष तथ्य, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं परंतु मतदान नहीं कर सकते हैं। इनको सीमित विशेषाधिकार मिले हुए हैं, अर्थात जब तक ये संसद में भाग ले रहे हैं तो संसद के सदस्यों की जो विशेषाधिकार हैं वो इनको भी प्राप्त होते हैं, लेकिन संसद के बाहर जैसे ही निकलते हैं तो वो विशेषाधिकार इनको नहीं मिलते जो सांसद जो हैं, संसद के सदस्य हैं, एज सांसद जो उनको सुविधाएं मिलती हैं। जैसे सिविल मामलों से जो उनको छूट दी गई है 40 दिन पहले 40 दिन बाद, वो इनको नहीं मिलती है, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, ये भी संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 263 के तहत इसका गठन होता है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अर्थात जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। शपथ इस पर लागू नहीं होता किसी तरह का, क्योंकि प्रधानमंत्री पदेन सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं इसके। प्रसाद पर्यंत इस पर लागू नहीं है, यह एक स्थायी संस्था नहीं है। जब जब राष्ट्रपति आवश्यकता समझे तब तक ये गठित होती है। विशेष कार्य, केंद्र राज्य और राज्य राज्य संबंधों को समन्वय प्रदान करना इसका कार्य होता है, कोऑर्डिनेशन। विशेष बात यह है कि अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का जो संवैधानिक आधार है अनुच्छेद 263 में निहित है। इसकी स्थापना पहली बार 1990 में की गई थी। सरकारी आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। यह संवैधानिक संस्था तो है लेकिन स्थायी नहीं है, तो समय समय पर इसका गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य केंद्र, राज्य एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, विवादों का समाधान करना, नीतिगत सहयोग देना और सहकारी संघवाद को इस तरह से बढ़ावा देता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्य कौन होता है? राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री विभिन्न होते हैं जो भी इसमें चुने जाएं।
बैठकें इसकी अनियमित होती हैं, जैसे 1990 से 2022 तक केवल 11 बैठकें ही हुई थी इसकी। इसकी स्थायी समिति अभी हाल ही में चर्चा में रही, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ आईएससी। इसकी स्थापना पहली बार 1996 में की गई थी। स्थायी समिति जो होती है जो अंतर्राज्यीय परिषद की, इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। इसके सदस्य जो राज्य इसमें शामिल होते हैं उसके मुख्यमंत्री और 2 केंद्रीय मंत्री होते हैं। बारी बारी से ये चेंज होते रहते हैं। इसका कार्य परिषद की बैठकों की तैयारी करना, फॉलो अप और क्रियान्वयन की समीक्षा करना, कार्यों पर परिषद को सुझाव देना। हाल ही में इसका पुनर्गठन हुआ है, कुछ दिन पहले ही। वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 279A के तहत इसका गठन हुआ है 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं। पदावधि पद से हटने तक ये इस पे रहेंगे जब तक वित्त मंत्री रहेंगे, क्योंकि पदेन इसके अध्यक्ष हैं। शपथ इन पर लागू नहीं है, प्रसाद पर्यंत लागू नहीं है। विशेष कार्य मतलब प्रसाद पर्यंत पद धारण एज वित्त मंत्री कर रहे हैं, वो एज वस्तु एवं सेवा कर परिषद के अध्यक्ष के रूप में वो प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं कर रहे हैं। जैसे ही वित्त मंत्री का पद समाप्त होगा वैसे ही अध्यक्षता अपने आप समाप्त हो जाएगी। विशेष कार्य जीएसटी दरें, छूट, कर आधार पर निर्णय लेना संघीय स्वरूप का उदाहरण है प्रकार का, ठीक है। अर्थात राज्य और केंद्रों के मध्य या जो शक्तियों का बंटवारा है स्पष्ट करता है और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो नीति आयोग, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी के दायरे में आता है, कार्यकारी निकाय है। सरकार के संकल्प द्वारा 2015 में इसका निर्माण हुआ था, किसी एक्ट या अधिनियम के द्वारा नहीं हुआ है, इसलिए ये गैर सांविधिक या गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक तो ये सभी हैं, लेकिन गैर संवैधानिक भी 2 तरह का हमने बताया, एक सांविधिक और एक गैर सांविधिक। तो नीति आयोग गैर सांविधिक और गैर संवैधानिक दोनों है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन जो अध्यक्ष होते हैं, पदावधि इसका कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं होता है, शपथ इस पर लागू नहीं होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा 12 अक्टूबर 1993 को गठित हुआ। तो अधिनियम के द्वारा गठित हुआ है, इसलिए क्या है, सांविधिक निकाय है। इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चयन समिति की अनुशंसा पर इनकी नियुक्ति करते हैं। पदावधि 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी संथानम समिति के सिफारिश पर 1964 में इसकी स्थापना हुई। 2003 में सांविधिक दर्जा विधिक इसको निकाय बनाया गया। इसके अध्यक्ष सीवीसी होते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करता है। इस आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसी तरीके से आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की। किसकी सिफारिश पर? तो एक समिति की सिफारिश पर जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता होता है। पदावधि 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्ण हो। ये विपक्ष का नेता लोकसभा में विपक्ष का नेता कर लीजिएगा, ठीक है। क्या प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 2005 को स्थापित ये सांविधिक संस्था है, अर्थात विधिक संस्था है, ठीक। कब लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों? 12 अक्टूबर 2005 को। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं। नियुक्ति कौन करता है? इनकी राष्ट्रपति करता है। पदावधि 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं कि नहीं? नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक, ये भी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत गठित सांविधिक संस्था है। 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण इसका हुआ। इसके अध्यक्ष गवर्नर होते हैं। नियुक्तिकर्ता केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करता है, अर्थात राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति नहीं करता। पदावधि 3 वर्ष की होती है। प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को किया गया था। तो अधिनियम के तहत किया गया है, तो यह भी सांविधिक संस्था है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी महिला है वो इसकी अध्यक्षता करती हैं। नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति नहीं करता है, केंद्र सरकार नियुक्ति करता है इसकी।
पदावधि 3 वर्ष की होती है और प्रसाद पर्यंत पद धारण करती है कि नहीं? नहीं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट 2005, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत गठित ये संस्था है और सांविधिक संस्था है, क्योंकि अधिनियम के तहत गठित हो रहा है, एक्ट के तहत। और कब स्थापित हुआ ये? 2007 में। एक्ट कब आया? 2005 में। इसके अध्यक्ष भी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। नियुक्तिकर्ता केंद्र सरकार। पदावधि 3 वर्ष की। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? नहीं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI सरकार अर्थात गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर स्थापित। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट 1946 से शक्ति लेता है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट के तहत नहीं स्थापित किया गया है। अगर एक्ट के तहत स्थापित किया गया होता तब तो सांविधिक संस्था हो जाता। ये गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर स्थापित किया गया है। शक्ति ये लेता है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट 1946 से। संथानन समिति की सिफारिश पर 1963 में स्थापित हुआ था। इसका अध्यक्ष डायरेक्टर होता है, ठीक है, महानिदेशक होता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का। सतर्कता आयोग और लोकपाल की सहायता करता है। कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अधीक्षण में कार्य करता है। पहले गृह मंत्रालय के अंतर्गत था, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। किसके अंतर्गत कार्य करता है? कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अधीक्षण में। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि CBI गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये ध्यान रखिएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। नियुक्तिकर्ता तो प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष का जो नेता होता है लोकसभा में, उसकी समिति की अनुशंसा पर केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करती है। पदावधि 2 वर्ष का होता है इसका। सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है कि 2 वर्ष का कार्यकाल रहे, उसी का पालन किया जाता है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है कि नहीं? नहीं, प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। संथानन समिति की बात करें 1962 से 64 के बीच ये सिफारिशें इसने विभिन्न प्रकार की दी। मुख्य रूप से केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना से जुड़ी है। 1962 में लाल बहादुर शास्त्री ने के संथानम की अध्यक्षता में एक भ्रष्टाचार विरोधी समिति का गठन किया, जिसे संथानम समिति के नाम से जाना गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना समिति की सिफारिश पर 1964 में की गई थी, जिसका उद्देश्य सरकारी एजेंसियों में सतर्कता के मामलों में सलाह देना और मार्गदर्शन करना था। वहीं केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। प्रशासनिक सतर्कता विभागों का गठन समिति ने सरकार के सभी विभागों और प्रमुख संगठनों में प्रशासनिक सतर्कता विभागों के गठन की भी सिफारिश की थी। इसके अलावा संथानन समिति ने पंचायतों के लिए सीमित राजस्व जुटाने की शक्तियों और राज्य पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की सिफारिश भी की थी। किसने? संथानम समिति ने। तो इतनी सिफारिशें इसने की थी। विधि आयोग सरकार के कार्यकारी आदेश पर गठित एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन नहीं किया गया है, इसलिए सांविधिक संस्था नहीं है, ये गैर सांविधिक संस्था है। गैर सांविधिक या गैर विधिक संस्था है। विधि व न्याय मंत्रालय के लिए परामर्शदायी संस्था के रूप में यह कार्य करता है। इसके अंतर्गत आजादी पूर्व पहला जो आयोग गठन हुआ था विधि आयोग का 1934 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित हुआ था 1933 के चार्टर अधिनियम के तहत, जिसके बाद 3 और इस तरह से विधि आयोग गठित हुए आज़ादी के पहले 1853 में, 1861 में और 1879 में। आज़ादी के बाद भारत का प्रथम विधि आयोग 1955 में MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित हुआ। इसका कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष का होता है। 23वें विधि आयोग का गठन 1 सितंबर 2024 को किया गया। इसके अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी जी हैं। NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी स्थापना भी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई, अर्थात ये सांविधिक संस्था है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं भारत के। इसका कार्य नीति, योजना और समन्वय आपदा संबंधी बनाना है। नियंत्रण इसका गृह मंत्रालय के तहत होता है, ठीक है। तो इस संस्था जो है गृह मंत्रालय के अधीन है, लेकिन इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसकी स्थापना 2006 में इसी एक्ट के तहत की गई, तो ये भी सांविधिक संस्था है। इसका कार्य आपदा में बचाव और राहत प्रदान करना है। नियंत्रण गृह मंत्रालय इसका करता है। कमांड या जो इसका जो चीफ होता है, महानिदेशक होता है, DG होता है। ध्यान रखिएगा, NDMA जो होता है नीति निर्माता है, NDRF कार्रवाई करता है राहत और बचाव संबंधी।
प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं किस किस संस्था के, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के, नीति आयोग के, अंतर्राज्यीय परिषद के, राष्ट्रीय जल मिशन परिषद के, नेशनल वाटर मिशन काउंसिल के, एनडब्ल्यूएमसी के, राष्ट्रीय गंगा परिषद के, एनजीसी के, राष्ट्रीय विकास परिषद के, एनडीसी के। हालांकि एनडीसी वर्तमान में सक्रिय नहीं है। जब योजना आयोग था तब एनडीसी का महत्व काफी था। अब तो नीति आयोग में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व है, योजना आयोग में नहीं रहता था, तो अलग से राष्ट्रीय विकास परिषद की आवश्यकता थी, लेकिन अभी तो नीति आयोग में प्रतिनिधित्व हो गया है राज्यों का, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी, इसकी भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष एनआईएफ के गवर्निंग काउंसिल के भी अध्यक्ष होते हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के भी अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यकारी निकाय के भी अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना संचालन समिति की भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी वीडियो था, इसको देख लीजिएगा आप लोग, पीडीएफ हम शेयर कर दे रहे हैं।